Hello student, I hope you are all fine and in good health. This is Dr. R.T. Misra and today I shall explain the remaining topic of the lesson, the Russian Revolution. In a previous lecture, I also taught you the some topic of this lesson. And today, we understand about the remaining topic of the lesson. So let's move forward your book. A turbulent time, the 1905 रेवोल्यूशन। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि टर्बुलेंट टाइम का मतलब क्या होता है। तो टर्बुलेंट टाइम का मतलब होता है हंगामेदार या उथल पुथल का समय, ऐसा समय जिसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हों, बहुत सारी उथल पुथल हुआ हो, ऐसे टाइम को हम कहते हैं टर्बुलेंट टाइम। तो 1905 का जो रेवोल्यूशन था वो रशियन हिस्ट्री में एक टर्बुलेंट टाइम था। आप सब जानते हैं कि रसिया क्या था। रसिया में एक निरंकुश राजशाही था जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑटोक्रेसी था, यानी जो राजा चाहता था वही होता था, राजा पर किसी का कंट्रोल नहीं था। और दूसरे जो यूरोपियन शासक जो थे या यूरोप में जो दूसरे शासक उस समय शासन कर रहे थे 20th सेंचुरी के शुरुआत में, उनकी तरह जार जो रूस का राजा था नेशनल असेंबली के अंडर में काम नहीं कर रहा था। मतलब सीधा ये है कि यूरोप के अन्य कंट्रियों में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद धीरे धीरे ऐसी सिस्टम आई जिसमें राजा था, उसको वीटो का बस अधिकार था, लेकिन पूरा कंट्रोल नेशनल असेंबली के हाथ में होती थी। बट अभी रूस में से 20th सेंचुरी के शुरुआत तक ऐसी स्थिति नहीं थी। जो लिबरल थे वो चाहते थे कि ऐसी स्थिति आए और वो चाहते थे कि जार की पावर कम की जाए और उसको नेशनल असेंबली के अंडर में लाई जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, 1905 के रेवोल्यूशन के दौरान उन्होंने लोगों को कहा कि हमें क्या करना है, हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उन्होंने सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों यानी लेबर और फार्मर के बीच काफी काम किया। रूसी जो एम्पायर था उसके तहत उन्हें जितने भी राष्ट्रवादी थे, नेशनलिज्म को मानने वाले थे, जैसे पोलैंड में, और जो इस्लाम के मॉडर्नाइजेशन के सपोर्टर थे जैसे जदीदिया, नोट डाउन जदीदिया, ये मुस्लिम बहुत इलाका था, उनका इनको काफी सपोर्ट मिला। 1904 का जो ईयर था वो मजदूरों के लिए काफी बुरा रहा। जो बेसिक नीड की चीजें थी उनकी कीमतें इतनी तेजी के साथ बढ़ी कि उन लोगों का जो रियल वेजेस था उसमें 20% की गिरावट आ गई। अब मजदूर दोनों तरफ से परेशान, एक तो कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरा उनका पेमेंट नहीं बढ़ रहा है। और इसलिए जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन थे उसमें मजदूरों का नंबर बढ़ता चला गया, यानी मजदूर अब उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनको नौकरी से नहीं निकाल दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन उस कंपनी पर, उस फैक्ट्री पर अपना क्या करेगी, वो अपना दबाव डालेगी और उनको अगर निकालते हैं तो वह उनके खिलाफ, उनके साथ रहेगी और कंपनियों के खिलाफ लड़ेगी। 1904 में एक पार्टी गठित की गई थी जिसका नाम था असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। इसके 4 सदस्य थे और ये 4 सदस्य प्यूतिलो आयरन वर्क्स में काम करते थे और इनको मजदूरी से, उस नौकरी से वहां से हटा दिया गया। इन अब 4 सदस्यों को लेकर अब सारे जो वर्कर्स थे उन लोगों ने मूवमेंट छेड़ने का ऐलान कर दिया।
और अगले कुछ दिनों के भीतर ही सेंट पीटर्सबर्ग में लगभग 1,10,000 लोग जो है इकट्ठा हो गए। अब इन्होंने अपना डिमांड रखा। पहला डिमांड क्या किया? काम के जो घंटे हैं वो घटाकर 8 घंटे कर दिया जाए। दूसरा, वेतन में उनके जो पेमेंट है उसमें इंक्रीमेंट किया जाए और उनकी जो कार्य स्थिति है उसमें सुधार किया जाए। उन्होंने कहा जब तक ये नहीं होगा हम हड़ताल से नहीं हटेंगे। इसी दौरान एक पादरी थे जिनका नाम था गैपान। उन्होंने मजदूरों का लीडरशिप करना शुरू कर दिया और मजदूर उनके लीडरशिप में जो है विंटर पैलेस, जहां पे जार का महल था, उसके सामने पहुंच गए। वहां पर जो पुलिस थी और कोसैक्स थे, उन लोगों ने क्या किया? मजदूरों पर अटैक कर दिया। इस घटना में लगभग 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और 300 घायल हो गए। रशियन हिस्ट्री में इस घटना को ब्लडी संडे कहा जाता है। आज भी इसको ब्लडी संडे के नाम से याद किया जाता है। इसको याद रखिएगा, ब्लडी संडे। 1905 की रेवोल्यूशन की जो शुरुआत हुई इसी घटना के फलस्वरूप हुई। अब इस घटना से, जिसमें 100 मजदूर मरे गए और 300 घायल हो गए, इस घटना से सारे मजदूर एकजुट हो गए और उन्होंने स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया। अब इस रेवोल्यूशन में स्टूडेंट की एंट्री होने लगी और स्टूडेंट अपने क्लास का बाइकआउट करने लगे, तो यूनिवर्सिटी भी बंद हो गई। उनका कहना था कि रूस में जो सिटीजन की फ्रीडम है उसका वो है ही नहीं या वो बहुत कम है, और अगर जब तक सिटीजन्स को फ्रीडम नहीं मिलेगी तब तक वो स्ट्राइक पर रहेंगे। इसके अलावा लॉयर्स, डॉक्टर, इंजीनियर और मिडिल क्लास के जो भी वर्कर्स थे या काम करने वाले लोग थे, उन्होंने भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की ऑर्गेनाइजेशन की मांग करते हुए एक यूनियन ऑफ यूनियंस नामक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। इस तरह हम देखते रहे हैं कि इस स्ट्राइक में 1905 के स्ट्राइक में बहुत सारे रूस के लोग धीरे धीरे आने लगे। अब जब जार ने देखा कि रेवोल्यूशन बढ़ता जा रहा है तो उसने जो है एक इलेक्टेड असेंबली की मंजूरी दे दी, जिसको ड्यूमा कहा जाता था। नोट डाउन, ड्यूमा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो ड्यूमा कहा जाता था। जब रेवोल्यूशन के समय कुछ दिन तक जो फैक्ट्री मजदूर थे या फैक्ट्री लेबर्स थे कि बहुत सारी उनकी लेबर थे, उनकी बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी जो है एग्जिस्ट में रही। 1900 के बाद ऐसी ज्यादातर जो कमेटियां थी या यूनियन थी वो जो है एक अनधिकृत रूप में काम करने लगी और उन्हें जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यानी जब जार ने ड्यूमा की मंजूरी दे दी तो उसने इन ट्रेड यूनियंस या इन फैक्ट्री कमेटियों को जो है उसने कहा कि ये सब इलीगल है, अब इसे बंद हो जाना चाहिए और कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, उस पर भी उसने पाबंदी लगा ली। इसका मतलब जार ने थोड़ा सा दिमाग से काम लिया। उसने ड्यूमा की तो मंजूरी दे दी और ड्यूमा बन भी गया, यानी जो पार्लियामेंट वो चाहते थे उनकी मंजूरी दे दी, लेकिन जो लोग ड्यूमा को बनाने में स्ट्रगल कर रहे थे उन लोगों को धीरे धीरे अब जो है क्या करना शुरू कर दिया, वीक करना शुरू कर दिया। और इस तरह क्या हुआ कि और जब ये सारे काम हो गए तो जार ने पहले ड्यूमा को सिर्फ 75 दिन के अंदर ही क्या किया, बर्खास्त कर दिया। फिर से इलेक्टेड हुए ड्यूमा के लोग और दूसरी ड्यूमा को जो भी उसने 3 महीने तक रखा और उसको भी बर्खास्त कर दिया। वो चाहता था कि उस पर किसी का जो है उस पर किसी का अंकुश न हो और वो किसी के लिए अकाउंटेबल या जवाबदेही उसकी किसी के प्रति न हो। उसने जो है जो वोटिंग जो लॉ थे उसमें फेरबदल किया
और जब तीसरी ड्यूमा आई तो उसमें जो है उस ड्यूमा में जितने मेंबर थे उसमें अपने चाहते लोगों को, जो कंजर्वेटिव पॉलिटिकल लीडर्स थे जो उसके अपने थे, उसको भर दिया। और धीरे धीरे उसने लिबरल और रिवोल्यूशनरियों को उसने ड्यूमा से बाहर कर दिया, यानी अब ड्यूमा का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो ये था अपना पहला टॉपिक, ट्रिब्यूनल, टाइम 1905 रेवोल्यूशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। 1914 में जो यूरोपियन एलायंस थे उनके बीच में लड़ाई छिड़ गई। अब दो एलायंस हैं। एक एलायंस में क्या था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की थे। तो दूसरी जो अलायंस थी उसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे। बाद में इसमें इटली और रोमानिया भी शामिल हो गए। इसको याद रखिएगा, बुक में इसको अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। तो एक जो है दो पार्टी हो गई। एक पार्टी जो है यानी एक अलायंस जो है जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की थे, और दूसरे में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे। बाद में इटली और रोमानिया भी आ गए। इन सारे कंट्री के पास एक जो है बहुत बड़ा जो है ग्लोबल एम्पायर था। इसलिए यूरोप के साथ साथ यह जो वार था वो यूरोप के बाहर भी फैल गया, और इसीलिए इस युद्ध को हम फर्स्ट वर्ल्ड वार कहते हैं। यानी ये जो कंट्री थी इनका जो है पूरे वर्ल्ड में जो है कॉलोनियां बना चुकी थी, और इस वर्ल्ड वार में कहीं ना कहीं हर देश इफेक्ट हुआ, और इसीलिए इसे वर्ल्ड वार कहा गया। शुरू में अगर हम इस रूस की दृष्टि से देखें तो इस युद्ध में शुरू में रूसियों को काफी समर्थन मिला। जनता ने जार का साथ दिया इस वार में। लेकिन जैसे जैसे वार जो है लंबा खिंचता गया, अब जार जो था वो ड्यूमा में जितने भी मेंबर थे या जितनी भी पार्टी थी उससे एडवाइस लेना बंद कर दिया, और इसलिए जार के प्रति जो है लोगों का जो फेथ था या समर्थन था वो कम होने लगा। और धीरे धीरे जो है जर्मनी विरोधी जो बातें थी वह जो है क्या होने लगी, रूस में फैलने लगी। अब यहां मैटर क्या है, जार की जो पत्नी थी जरीना अलेक्सेंद्रा, वो जर्मन की निवासी थी, और इसलिए लोगों का यह था कि जो सेंट पीटर्सबर्ग है वो जार ने अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए किया है, और ये जर्मनी का एक तरह से सिंबलाइजेशन है। और इसीलिए लोगों ने कहा कि इसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका नाम रूसियन लैंग्वेज में पेट्रोगाद होना चाहिए, और इसलिए पेट्रोगाद कर दिया गया। इसके अलावा कहा जाता है कि अलेक्सेंद्रा का एक जो है बहुत प्रिय व्यक्ति था जो उसको एडवाइस देता था, उसका नाम था रासपुतीन, और यह एक जो है सन्यासी था। तो यही उसको सारे सलाह देता था। तो रूस के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये जो भी एडवाइस देता है वो जर्मनी के पक्ष में देता है, और इसीलिए रूस जो है सही से जर्मनी से नहीं लड़ रहा है, क्योंकि जार जो है चाहता ही नहीं जर्मनी से ज्यादा से लड़ना। और इसलिए जार पर बहुत सारी जो है बातें कही जाने लगी, और जार की जो है रूस के साथ जो है विश्वसनीयता थी उस पर जो है वो शक किया जाने लगा कि यह जो है वार में यह जो है जर्मनी को अंदर ही अंदर सपोर्ट कर रहा है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसमें जो ईस्ट साइड में जो लड़ाई चल रही थी वो वेस्ट साइड की लड़ाई से भिन्न थी। वेस्ट में जो सैनिक थे वो जो है फ्रांस की जो ईस्ट सीमा है वहां पर लड़ रहे थे, जबकि जो ईस्ट साइड पे जो सेना थी वह जो है काफी आगे तक बढ़ चुकी थी, और इस मोर्चे पर रूस के बहुत सारे सैनिक मर चुके थे। यहां पर रूस की सेना जर्मनी से हार भी गई थी, और इस हार से उनका मनोबल टूट गया था।
1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को बड़ी भारी हार की सामना करना पड़ा और 1917 तक 70 लाख सैनिक, 70 लाख यानी 7 मिलियन सैनिक जो है रूस के मारे जा चुके थे। पीछे जैसे जैसे रूसी सेनाएं हटती थी, वो रास्ते में पड़ती हुए जो फसल थे या इमारत भी, वो भी नष्ट हो जाती और उसको नष्ट करती इसलिए जाती कि दुश्मन के सैनिक इसमें जो है आश्रय न ले लें और फिर आगे तक न बढ़ जाए। और जब फसल और इमारत जब नष्ट हुई तो 30 लाख से ज्यादा लोग जो है रिफ्यूजी हो गए। इन हालात में गवर्नमेंट और जार दोनों को जो है अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही युद्ध से तंग आ गए थे और वो चाहते भी नहीं थे कि अब लड़ना पड़े। वो कहे ये जर्मनी की लड़ाई है और जर्मनी की लड़ाई जो है हमसे नहीं है, इसलिए जो है हम इस वार में क्यों घुस रहे हैं, हम लोगों का नुकसान ही हो रहा है। युद्ध में जो इंडस्ट्रियां थी रूस की, उस पर भी बड़ा बुरा असर पड़ा। रूस के में तो इंडस्ट्रियां आपको पहले ही बता चुका हूं कैसे ही बहुत कम थी। अब बाहर से मिलने वाला जो रॉ मटेरियल था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि बाल्टिक जो सागर था उस रास्ते से जो फॉरेन की जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल आते थे उसका जर्मनी पर कब्जा हो गया था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस में औद्योगिक जो है उपकरण ज्यादा तेजी से बेकार होने लगे और 1916 तक तो रेलवे लाइन भी टूटने लगी। जो जिनकी सेहत अच्छी थी ऐसे लोगों को जो है सेना में भर्ती करके उनको युद्ध में झोंक दिया जाता और देश में इसलिए मजदूरों की, लेबर्स की कमी होने लगी और छोटे छोटे वर्कशॉप ठप होने लगे। ज्यादातर जो अनाज थे वो सैनिकों का पेट भरने के लिए जो है बॉर्डर पे भेज दिया जाता था और इसलिए शहरों में रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। 1914 से 1916-17 तक जो है फसल भी अच्छी नहीं हुई और इसलिए जो कुछ भी था अब वह जो है धीरे धीरे महंगा होता चला गया। और 1916 में की सर्दियों में तो बहुत सारे दंगे भी कहाँ होने लगे, दुकानों पे होने लगे जहां से लोग राशन खरीदते थे। तो ये था आज का दोनों टॉपिक। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।